तो भाई लोग मैं फिर से सोल लैंड 2 की नोवेल को स्टार्ट कर रहा हूँ और अब आपको सोल लैंड 2 के ऑफिशियल अपकमिंग एपिसोड की नोवेल बेस्ड वीडियो टाइम पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह परफेक्ट वर्ल्ड की नोवेल बेस्ड वीडियो पर सपोर्ट दिखाया था वैसा ही सपोर्ट देखने को मिला तो ही मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। तो जैसा कि हमने पिछले ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि युहाओ ने अपनी बॉडी पर डैगर से 9 बार अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद हमारा एपिसोड शुरू होता है और हमें तांग वुटोंग को दिखाया जाता है जो युहाओ की कंडीशन को देखकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें लोंग सियाव्याओ को दिखाया जाता है जो युहाओ के पास जाकर उसकी बॉडी को उठाता है और साथ ही उस डैगर को निकालता है और अपने साइलेंट एंड डार्क डोमेन को एक्टिवेट कर देता है जहां सिर्फ वो ही मूव कर सकता था। जिसके बाद वो युहाओ की बॉडी से ब्लैक करंट को रिमूव करता है और एक व्हाइट बीड उसके मुंह में रख देता है और लास्ट में उसे एक साफ प्लेस पर ले जाकर उसके ब्लड सोक कपड़े उतार देता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये गेम ऑफ डेथ अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और अभी के लिए साइलेंट एंड डार्क डोमेन की कोएगुलेशन इफेक्ट की वजह से युहाओ का खून बहना रुक जाता है। लेकिन जब उसकी बॉडी पूरी तरह नेकेड हो जाती है तो उसकी बॉडी पर घाव साफ साफ ड्रैगन एम्परर डुलुओ लोंग सियाव्याओ को दिखाई देते हैं और यह देखकर लोंग सियाव्याओ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और फिर वो कहता है कि अगर इस ड्रैगन पिल को लेने के लिए एक इंसान को उसके वीकेटेस्ट स्टेट की जरूरत नहीं होती तो वो युहाओ को इतना दर्द कभी नहीं देता। और ये बोलते हुए वो ये भी मान लेता है कि थोड़ी देर पहले वो युहाओ से इमोशनली मूव हो गया था, लेकिन मुएन की वजह से उसे ये करना पड़ता है। और फिर वो आगे कहता है कि अगर युहाओ इतनी तेजी से इम्प्रूव नहीं कर रहा होता तो इस पिल की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अब टाइम आ चुका था क्योंकि वो ये शिशुई को रोक नहीं सकता था। इसलिए होली गोस्ट चर्च को रेजिस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो युहाओ पर छोड़ रहा है। जिसके बाद वो युहाओ को यंग फेलो कहकर अपना बेस्ट देने को कहता है और ये कहते कहते लोंग सियाव्याओ अपने हाथों से युहाओ की बॉडी को घुमाता है, जिसकी वजह से उसके घाव काफी तेजी से हिल होने लगते हैं। हालांकि ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से उसका चेहरा अब भी पीला लग रहा था और ठीक उसी मोमेंट पर युहाओ के मुंह में रखी ड्रैगन पिल से डिम गोल्डन लाइट निकलती है जो हेलो बनाकर उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती है। ये देखकर लोंग सियाव्याओ तांग वुटोंग को उठाकर युहाओ के पास लिटा देता है और ये सोचकर वो अपने मन में बोलता है कि कितना टचिंग सीन है। ऐसी यंग लेडी अगर इसके लिए फीलिंग्स डेवलप न करे तो अजीब ही होगा। और ये सोचकर वो युहाओ को डम भी कह देता है क्योंकि ट्विंस के बिना एक जैसी दिखने वाली दो वुमेन कैसे हो सकती है। और अगर ये बात युहाओ सुन लेता तो वो जरूर शॉक हो जाता क्योंकि ड्रैगन एम्परर डुलुओ उसकी सारी सिचुएशन से पूरी तरह से वायर था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सन मून एम्पायर की रेडिएंट सिटी के इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां एक्सु तियानरान एक ट्रेजर डेकोरेटेड चेयर पर चुपचाप बैठा होता है और उसके सामने जूजी एक घुटने पर नील करके सिर झुकाए खड़ी होती है। ये देखकर शुतियानरान उसे उठने को कहता है और कहता है कि ये पूरी तरह उसकी गलती नहीं थी। ये सुनकर जूजी खुद को गिल्टी मानते हुए लॉसेस की बात करती है और पनिशमेंट मांगती है, जो सुनकर शुतियानरान उसे अपने हाथ से उठाता है और शोल्डर पर हल्का सा अपना हाथ रखता है और समझाता है कि एक्सट्रीम नॉर्थ में आइस टाइप सोल बीस्ट्स के फेवर वाले हार्श कंडीशंस में बचकर निकलना ही बड़ी बात थी। और ये मानते हुए कि स्ट्रैटेजी में गलती हुई है वो उसे ज्यादा ब्लेम नहीं करता। ये सुनकर भी जूजी खुद को दोषी मानती रहती है। ये देखकर शुतियानरान उसे अपने साथ बैठाता है और बताता है कि पिछले 1 साल में उसने एम्पायर के लिए सब कुछ दिया है, मिलिट्री में तेजी से राइज किया है और फीमेल वॉरियर के नाम से जानी जाती है, इसलिए एक मिस्टेक कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कहते हुए वो फ्यूचर में एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट्स को डिस्ट्रॉय करने की बात करता है। ये सुनकर जूजी इमोशनली मूव हो जाती है और थैंक्स कहती है। जिसके बाद शुतियानरान फ्रंटलाइन की सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है कि हेवनली सोल एम्पायर का बड़ा हिस्सा कंट्रोल में है, लेकिन स्टार लू एम्पायर की वजह से फोर्स ओवरस्ट्रेचड है, इसलिए फिलहाल स्टेटस क्यू मेंटेन करना जरूरी है। ये सुनकर जूजी फिर से कॉन्फिडेंट होकर मिंडू माउंटेन रेंज पर अटैक की स्ट्रेटेजी सुजेस्ट करती है और ये देखकर शुतियानरान स्माइल करते हुए उसे ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट कहता है और प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को देता है। इसके बाद जूजी खुद बैटलफील्ड जाने की परमिशन मांगती है, लेकिन ये सुनकर एक्सु तियानरान मना कर देता है और बताता है कि उसने होली गोस्ट चर्च से जोंग लीवू की हेल्प ले ली है और डेथ गॉड डुओलुओ बॉर्डर संभाल रहा है। ये सुनकर जूजी पूछती है कि क्या उसके लिए कोई और काम है। ये सुनकर शुतियानरान सीरियस होकर कहता है कि ऑफिशियल्स ने क्राउन प्रिंस की डिमांड रखी है। ये सुनते ही जूजी थोड़ा ट्रेम्बल कर जाती है, जो देखकर एक्सु तियानरान बिटर स्माइल के साथ अपना सीक्रेट याद दिलाता है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है और जूजी ही उसकी एकमात्र एम्प्रेस है। और ये बात जूजी अच्छे से समझती है क्योंकि ये उसके डिग्निटी से जुड़ा मामला था। थोड़ी देर सोचने के बाद शुतियानरान ये कहता है कि लोगों का मुंह बंद करने के लिए उसे एक बच्चा चाहिए, इसलिए कुछ टाइम तक जूजी को पैलेस में ही रहना होगा। ये सुनकर जूजी कोई बच्चा अडॉप्ट करने की बात करती है, लेकिन ये सुनकर शुतियानरान कोल्ड वॉइस में मना कर देता है और कहता है कि सब कुछ रियल दिखना चाहिए
और फिर वो ये साफ करता है कि वो किसी रिलेटिव के जरिए से सीड अरेंज करेगा और वो ही बच्चा उसका हेir बनेगा। ये सुनकर जूजी चुपचाप सब समझ जाती है। ये सुनकर जूजी पूरी तरह घबरा जाती है और वो पलटकर फिर से घुटने टेक देती है और कांपती आवाज में मना करती है कि वो किसी और के बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है, क्योंकि वो सिर्फ छू थियनरन की जूजी है और हमेशा उसी की रहेगी। ये सुनकर जू थियनरन थोड़ा स्टन्ड होता है और साथ ही अंदर से टच्ड भी महसूस करता है, क्योंकि उसे बचाने के बाद ये पहली बार था जब जूजी ने उसके ऑर्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी। और ये विरोध उसके ईगो को भी स्ट्रोक कर जाता है और ये सोचते हुए वो मानता है कि कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि उसकी वाइफ किसी और के बच्चे को पैदा करे, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि उसे सबका मुंह बंद करने के लिए यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। और ये सोचकर वो उसे बताता है कि कैंडिडेट पहले से सेलेक्ट है, जो रॉयल ब्लड लाइन का ऑथेंटिक बेयरर है और वो उसका दूर काउसिन है, और मार्शल सोल म्यूटेशन की वजह से वो सोल मास्टर भी नहीं बन पाया है, इसलिए रॉयल फैमिली में उसकी पोजीशन बहुत लो है। और ये कहते हुए एक्सू तियानरान साफ कर देता है कि इस सीक्रेट के बारे में तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिसके बाद शू तियानरान जूजी को पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि पहले सीड निकाला जाएगा, फिर उस सीड को उसकी बॉडी में इम्प्लांट किया जाएगा और उसके बाद उस पर्सन को मार दिया जाएगा ताकि कोई सबूत न बचे। और ये भी क्लियर करता है कि वो इनफर्टिलिटी है, मतलब जो पर्सन बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, इसलिए पैदा होने वाला बच्चा उन्हीं दोनों का माना जाएगा और फ्यूचर में वही थ्रोन इनहेरिट करेगा और शायद तब तक पूरा डुओलुओ कॉन्टिनेंट भी उनके कंट्रोल में आ जाएगा। ये सुनकर जूजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आखिरी बार उम्मीद के साथ पूछती है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती। ये सुनकर शू तियानरन का एक्सप्रेशन कोल्ड पड़ जाता है और वो फाइनल डिसीजन सुना देता है, ये कहते हुए कि वो खुद भी ये सब करते हुए सैड है, लेकिन अब प्लान बन चुका है और उसे प्रिपेयर करना होगा और अल्केमिस्ट उसकी बॉडी को चेक करेगा, क्योंकि यह दिन प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट है। ये सुनकर जूजी हल्के से कांप जाती है, लेकिन आखिरकार अपना सिर झुकाकर अग्री कर लेती है और रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करती है। ये देखकर शू तियानरन का एक्सप्रेशन फिर से सॉफ्ट हो जाता है और वो उसे उठाकर तीसरी बार उसकी पीठ थपथपाता है और समझाता है कि ज्यादा मत सोचो, बच्चा उनका ही माना जाएगा और सिर्फ वही उसका फादर होगा। और ये कहकर उसे जाने की परमिशन दे देता है। ये सुनकर जूजी बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर आते ही उसके चेहरे पर भारीपन छा जाता है और उसकी आंखों से कोल्ड किलिंग इंटेंट रिलीज होने लगता है और वो अपने मन में सोचती है कि आखिरकार उसे समझ आ गया है कि वो सिर्फ एक प्यादा है, चाहे कितना ही करीब क्यों ना हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूहाओ को दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे होश में आता है तो खुद को एक क्लीन और फेमिलियर रूम में पाता है और आसपास का ऑरा तक जाना पहचाना लगता है और ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ है। जिसके बाद उसके दिमाग में पिछली सारी घटनाएं रिप्ले होने लगती हैं। डार्कनेस होली ड्रैगन एम्परर डुलुओ लोंग सियावियाओ और 9 बार खुद को स्टैब करने वाली बात। लेकिन ये सोचकर वो शॉक हो जाता है कि उसे कहीं भी पेन महसूस नहीं हो रहा है। ये महसूस करके वो इंस्टिंक्टिवली अपनी बॉडी को टच करता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई भी घाव नहीं था। और जब वो सोल पावर सर्कुलेट करता है तो उसकी बॉडी बेड से ऊपर फ्लोट करने लगती है और रूम में पावरफुल सोल पावर फैल जाती है। ये देखकर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और समझ नहीं पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। और तभी दरवाजा खुलता है और नैन कुई अंदर दौड़ती है और उसे बेड पर बैठा देखकर खुशी से चिल्लाती है कि वो 7 दिनों के बाद होश में आया है। ये सुनकर यूहाओ कांपती आवाज में पूछता है कि क्या वो सच में जिंदा है। ये सुनकर नैन कुई उसके हाथ पर जोर से पिंच करती है, जिसकी वजह से यूहाओ दर्द से चिल्लाता है। और ये देखकर नैन कुई उसे डांटते हुए कहती है कि जब दर्द हो रहा है तो जाहिर है कि तुम सपना नहीं देख रहे हो। ये सुनकर यूहाओ स्माइल करता है और वो कंप्लेंट करता है, लेकिन ये सुनकर नान कुई नाराज होकर तांग वुटोंग का जिक्र करती है और जैसे ही उसका नाम आता है यूहाओ तुरंत सीरियस हो जाता है और पूछता है कि क्या वो उसे वापस लाई थी और क्या वो ठीक है। ये सुनकर नान कुई कोल्ड वॉइस में बताती है कि तांग वुटोंग उसे यहाँ छोड़कर चली गई और कुछ भी नहीं बोली थी, जैसे वो बिल्कुल ब्लैंक हो। ये सुनकर यूहाओ एक गहरी सांस लेता है और समझ जाता है कि तांग वुटोंग आखिरकार डोंगर नहीं है, लेकिन शायद ड्रैगन एम्परर डुलुओ ने आखिर में उसे जाने दिया। और ये भी याद करता है कि डैगर के लास्ट अटैक को शायद किसी चीज ने ब्लॉक कर दिया था, जिससे उसका दिल बच गया, क्योंकि यूहाओ ने लास्ट अटैक अपने दिल पर ही किया था। और ये सोचकर उसे शक होता है कि ये सब लोंग सियावियाओ ने जानबूझकर किया था। और ये सोचते हुए वो और भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसकी हालत इतनी क्रिटिकल थी, लेकिन फिर भी अब ना पेन हो रहा है और ना ही वीकनेस, बल्कि सोल पावर पहले से ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, जैसे बॉटलनेक को टच कर रही हो। ये देखकर वो बेड से उठता है और अपनी बॉडी को मूव करता है और महसूस करता है कि बॉडी के अंदर जबरदस्त स्ट्रेंथ भरी हुई है। और ये एहसास उसे बताता है कि जिंदा रहना कितना अच्छा लगता है। और ये डेथ एक्सपीरियंस उसके अंदर का बोझ भी हल्का कर देता है और उसकी आंखों में पहले से ज्यादा चमक आ जाती है। और उसे वांग डोंगर की कही हुई बात याद आती है कि समय समय पर स्ट्रेस रिलीज होना कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है। और ये सोचकर वो स्माइल करता है कि तरीका भले ही ब्रूटल था, लेकिन इफेक्ट जबरदस्त था। ये देखकर नैन कुई उसे टोकती है तो यूहाओ होश में आकर पूछता है कि जब उसे लाया गया था तब उसकी हालत कैसी थी। ये सुनकर नैन कुई उसे बताती है
कि तब वो बस कोमा में था और कोई भी घाव नहीं था और सीनियर ब्रदर ने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की थी। ये सुनकर युहाओ तय करता है कि असल सच उसे तांग वुटोंग से ही पूछना होगा और ये कहकर वो सीनियर ब्रदर से मिलने निकल पड़ता है। ये देखकर नैन कुई कुई पीछे से मेटल वाली बात याद दिलाती है, जो सुनकर युहाओ मुस्कुराते हुए प्रॉमिस करता है। इसके बाद जब वो बेबे से मिलता है तो बेबे पहले खुश होता है, फिर गुस्से में उसे डांटता है कि हर बार बाहर जाकर ट्रबल में क्यों पड़ता है। ये सुनकर युहाओ हंसते हुए एक्सक्यूज बना देता है कि वो हेवन डाउ सिटी में इविल सोल मास्टर को पकड़ने के लिए गया था और वहीं थकावट की वजह से कोमा में चला गया था। ये सुनकर अचानक उसे याद आता है कि वो इविल सोल मास्टर और आइस बेयर किंग का क्या हुआ होगा, क्योंकि युहाओ ने आइस बेयर किंग को एक इविल सोल मास्टर से बैटल करने के लिए छोड़ दिया था। और ये सोचते ही वो स्टोरेज टाइप सोल टूल एक्टिवेट करता है, जहां अल्टीमेट आइस से जमे हुए इविल सोल मास्टर को देखकर बेबे शॉक हो जाता है। ये देखकर युहाओ समझाता है कि अल्टीमेट आइस पहले से और इम्प्रूव हो चुकी है, क्योंकि इतने दिनों बाद भी आइस बिल्कुल नहीं पिघली है और इविल सोल मास्टर अंदर से टेरिफाइड ही दिखता है। ये देखते हुए युहाओ याद करता है कि डार्कनेस होली ड्रैगन के सामने भी वो इतना नहीं डरा था, क्योंकि लॉन्ग सियावियाओ की स्पिरिचुअल पावर इतनी पावरफुल थी कि उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन तक ब्लॉक हो गई थी। और उसी पल उसे एहसास होता है कि ड्रैगन एम्परर डुलुओ के सामने सीधे खड़ा होना उसके लिए असंभव है। लेकिन ये सोचकर भी उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस झलकने लगता है, क्योंकि स्पिरिट आइस कॉन्क्रीट मटेरियल रियलम तक पहुंच चुके हैं और अल्टीमेट आइस के साथ मिलकर अगर वो प्योरली स्पिरिचुअल कल्टीवेशन पे फोकस करे तो शायद एक दिन वो सच में लॉन्ग सियावियाओ जैसे ड्रैगन एम्परर डुलुओ को चैलेंज कर पाएगा। जिसके बाद बेई तुरंत युहाओ के पास आता है और जैसे ही वो आइस में सील किए गए इविल सोल मास्टर को देखता है तो वो तांग या की इन्फॉर्मेशन मिलने की उम्मीद में उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है और अभी के लिए नॉर्मल रहने वाला बे भी अब भारी सांसें लेने लगता है। ये सोचकर वो धीरे आवाज में पूछता है कि क्या इतना समय फ्रोजन रहने के बाद भी ये रिकवर कर पाएगा, जो सुनकर युहाओ एक्सप्लेन करता है कि शॉर्ट टर्म में तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इतना ज्यादा टाइम फ्रोजन रहने की वजह से अब चांस कम है, लेकिन फिर भी लॉजिकली चांस है क्योंकि ये सोल सेज है और उसकी सोल पावर अभी भी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होगी। और ये सोचकर वो ट्राई करने का फैसला करता है और युहाओ अपना राइट हैंड उठाकर आइस स्टैचू पर रख देता है और ये देखकर उसके कंट्रोल में जेंटल आइस एलिमेंट्स खींचकर उसके बॉडी में मर्ज होने लगते हैं। और ये उसका कोमा से उठने के बाद सेकंड टाइम था जब युहाओ अपनी सोल पावर को सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से उसे फील होता है कि उसकी सोल पावर पहले से ज्यादा कंसोलिडेटेड है और सिर्फ सोल पावर ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ चुकी है और उसका सोल कोर इतना प्रोफाउंड हो गया है कि मानो बाउंडलेस स्काई के साथ मर्ज हो गया हो और सब कुछ ब्लैक होल की तरह डवोर कर सकता हो। ये सोचकर वो इंटरनली वंडर करता है कि लॉन्ग सियावियाओ ने उसके साथ आखिरकार क्या किया था और डिसाइड करता है कि एकेडमी लौटकर अपनी करंट स्ट्रेंथ चेक करेगा। इसी बीच आइस स्टैचू धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, लेकिन पानी गिरने की जगह आइस एलिमेंट्स हवा में वेपराइज हो जाते हैं, जिससे रूम थोड़ा मॉइस्ट लगने लगता है। और जैसे ही आइस पूरी तरह गायब होती है तो इविल सोल मास्टर की ओरिजिनल बॉडी सामने आती है और कॉम्प्लेक्शन नॉर्मल होने लगता है, लेकिन बॉडीली फंक्शंस अभी भी इनएक्टिव रहते हैं। ये देखकर युहाओ की आंखें डिम ग्रे हो जाती हैं और वो कुछ इनकेंटेशंस बुदबुदाता है, जिसके बाद वो इविल सोल मास्टर के लेफ्ट चेस्ट पे स्ट्राइक करता है। और ये सब वो अपने थर्ड मार्शल सोल नेक्रोमेंसर मार्शल सोल का यूज करके कर रहा था, क्योंकि अल्टीमेट आइस या स्पिरिट आइस यूज करने से रेजिस्टेंसेस डेवलप हो सकती थी। इसके बाद डार्क और सिनिस्टर पावर इविल सोल मास्टर की बॉडी में सर्ज करती है और हार्ट स्टिम्युलेट होता है और ब्लड फ्लो वापस शुरू होने लगता है और धीरे धीरे अवेयरनेस लौटने लगती है। और इसी के साथ युहाओ अपनी इमिटेशन एक्टिवेट करता है, जिससे रूम डिस्ट्रॉय होने लगता है और स्पिरिचुअल इंटरफेस डोमेन के साथ पूरा ऑफिस सिनिस्टर ओरा से भर जाता है। ये देखकर युहाओ बेबे की तरफ देखता है और ये समझकर बेबे नानकुई को रूम के डार्क कॉर्नर में ले जाता है और थोड़ी देर के बाद इविल सोल मास्टर की हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है और कॉन्शियसनेस लौटने लगती है, जो देखकर युहाओ रिलीव्ड महसूस करता है कि अल्टीमेट आइस से उसे सीरियस डैमेज नहीं हुआ है। इसके बाद युहाओ स्टोरेज सोल टूल से ब्लैक वेल निकालकर पहन लेता है, जिससे वो और भी मिस्टीरियस और टेरिफाइंग लगने लगता है और स्कल शेप्ड जेम वाला मैजिक स्टाफ क्रिएट करके साइलेंटली वेट करता है। और जैसे ही इविल सोल मास्टर अपनी आंखें खोलता है तो उसे लगता है कि वो किसी कंफर्टेबल प्लेस में है और ये देखकर वो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वो क्या है। ये सुनकर युहाओ की आवाज लो और होर्स हो जाती है और वो कोल्डली बोलता है कि क्या वो इस जगह के बारे में पूछ रहा है। और ये कहते हुए उसकी एमएनसी स्पिरिचुअल पावर जेंटली उसके हेड को टच करती है। ये देखकर इविल सोल मास्टर शॉक में पूरी तरह कॉन्शियस हो जाता है और ग्रे करंट से घिरे युहाओ को देखकर वो डर जाता है, क्योंकि उसे टाइटल्ड डुलुओ जैसी ओरा फील होती है, जबकि युहाओ एक्चुअली अपने टीचर इलेक्ट्रोलक्स की ओरा इमिटेट कर रहा होता है। ये सब देखकर इविल सोल मास्टर अनश्योर होकर पूछता है कि वो कौन है। ये सुनकर युहाओ कोल्डली बोलता है कि आइडेंटिटी जानना जरूरी नहीं है, बस ये बताओ कि तुम पैलेस के पास बेहोश कैसे हुए थे और किसने नॉकआउट किया। ये सुनकर सोल सेज ऑटोमेटिकली बताता है कि पैलेस में एक सोल सेज आ गया था जिसने उसके सबऑर्डिनेट को मार दिया था
और चेस करते समय उसने अपर हैंड लिया, लेकिन अचानक ट्रेसेस में चला गया और फिर एक्सट्रीम कोल्ड फील हुआ और उसके बाद कुछ याद नहीं है। ये सुनकर युहाओ कोल्डली पूछता है कि तुम सच बोल रहे हो या कुछ मिस कर रहे हो। ये सुनकर इविल सोल मास्टर पहले कंफर्म करता है, लेकिन फिर स्केप्टिकल हो जाता है। ये सुनकर युहाओ कैजुअली कहता है कि वो इंपीरियल श्राइन से है और सेक्ट लीडर जोंगली ने उसे सुपरवाइजर करने भेजा है। ये सुनकर इविल सोल मास्टर की आवाज कांपने लगती है, क्योंकि इंपीरियल श्राइन होली गोस्ट चर्च में बहुत हाई अथॉरिटी मानी जाती है। इसके बाद युहाओ एडवांटेज लेते हुए मेमोरी रिकॉल करने की बात करता है और इनकेंटेशन शुरू कर देता है। और ये देखकर बे नर्वस हो जाता है कि अगर फाइट हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नेक्रोमैंसर ओरा की सिमिलैरिटी और इंपीरियल श्राइन के डर की वजह से इविल सोल मास्टर रेजिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगले ही पल व्हाइट लाइट फ्लेम्स में बदल जाती है, जिसे फायर ऑफ स्पिरिचुअल कंट्रोल कहते हैं। और ये देखकर इविल सोल मास्टर की स्पिरिट ड्रेन होने लगती है और वो डेजर्ट स्टेट में चला जाता है। इसके बाद युहाओ कोल्डली उसका नाम पूछता है, तो वो अपना नाम चू यानवेई बताता है। और फिर वो मिशन पूछने पर वो बताता है कि नाइटमेयर डुलुओ की हेल्प करना, सन मून एम्पायर की कंट्रोल सुपरवाइजर करना और रिसोर्सर गैदर करना उसका टास्क है। ये सुनकर युहाओ वो सवाल पूछता है जिसका उसे सबसे ज्यादा इंतजार था कि 2 होली लेडीज कहाँ हैं। और यहाँ पर 2 होली लेडीज का मतलब तांग या और माँ सियाव ताव से हैं। और ये सुनकर रूम के कॉर्नर में खड़ा बे अपने फिस्ट टाइटली क्लेंच कर लेता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है।